स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के हिसाब से, और वो इंटायरली कंज्यूम हो जाता है, इंटायरली यूज हो जाता है। उसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाता है और प्रोडक्ट बनना भी बंद हो जाता है। मगर कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें भले आप एक रिएक्टर का अमाउंट कम लें, फिर भी वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होंगे, और वो दो डायरेक्शन में मूव करते हैं। वो फॉरवर्ड भी जाते हैं और बैकवर्ड भी जाते हैं, और उनमें कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम भी स्टेब्लिश हो जाती है। जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट बराबर हो जाता है, उनमें रिएक्टेंट जो होगा वो इंटायरली प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होगा, रिएक्टेंट फिर भी अनयूज्ड रहेगा। और कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें रिएक्टेंट इंटायरली प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है। जो एक रिएक्टेंट है जिसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं, वो इंटायरली कंज्यूम हो जाएगा, उसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। मगर दूसरे टाइप के रिएक्शन ऐसे हैं जिनमें भले आप एक रिएक्टेंट का अमाउंट कम भी लें, फिर भी वो इंटायरली प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होते। रिएक्टेंट का अमाउंट कुछ न कुछ बच जाता है, और वो रिएक्शन दो डायरेक्शन में मूव करते हैं, फॉरवर्ड भी जाते हैं, बैकवर्ड भी जाते हैं। उनको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और जो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, इनको कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो चैप्टर 6 के अंदर जो शुरुआत में हम पढ़ेंगे बेटा, वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का इंट्रोडक्शन है कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन से होते हैं, और जो केमिकल इक्विलिब्रियम जिसका चैप्टर है ये, और ये केमिकल इक्विलिब्रियम जो एस्टेब्लिश होती है वो बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन में होती है, जब फॉरवर्ड का रेट और बैकवर्ड का रेट बराबर हो जाता है। और जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होती है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, इनके अमाउंट में कोई तब्दीली नहीं आती। उसके बाद रिएक्शन रुकता नहीं है, रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक है और ऑलवेज मोशन में होगी वो। फिर क्या होता है, जितने रिएक्टेंट के पार्टिकल्स प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं, उतने प्रोडक्ट के वापस रिएक्टेंट में आ जाएंगे। तो इनमें थोड़ा डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो आपको मैं बता देता हूं। उसके बाद आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम हमारा टॉपिक है, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो बेटा थोड़ा इनमें डिफरेंस है। देखो ये है रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल है, और ये है इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन से होते हैं? These reaction goes to completion, ये कंप्लीट हो जाते हैं, इनमें रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है। बेटा ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन दे नेवर गो टू कंप्लीशन, ये कभी कंप्लीट नहीं होंगे। भले एक रिएक्टेंट का अमाउंट कम भी लेंगे तो भी वो इंटायरली कंज्यूम नहीं होगा, थोड़ा अमाउंट फिर भी बचेगा उसका, इक्विलिब्रियम पर थोड़ा अमाउंट रिएक्टेंट का फिर भी बच जाएगा। कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होते ये, इंटायरली कंज्यूम नहीं होते हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन। सेकंड बात, द रिएक्टेंट आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में तब्दील होगा, इनमें रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होगा। ठीक है, इनमें जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, इनमें रिएक्टेंट जो होता है वो इंटायरली प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होता। दे मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट व्हिच इज लिमिटिंग रिएक्टेंट इज इंटायरली कंज्यूम, जब एक रिएक्टेंट जिसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं, जब तक वो इंटायरली कंज्यूम ना हो जाए, जब वो लिमिटिंग रिएक्टेंट इंटायरली कंज्यूम हो जाएगा, उसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। इनमें दे मूव इन बोथ डायरेक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जाते हैं। बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जाएंगे, फॉरवर्ड में भी जाएंगे और बैकवर्ड में भी जाएंगे। और कुछ टाइम के बाद इनमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश होगा, तवाज़ुन आ जाएगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन ये स्टॉप नहीं होंगे, रुकेंगे नहीं, मूव करते रहेंगे। ठीक है, मगर इनके अमाउंट में कोई तब्दीली नहीं आएगी, जिस मतलब फॉरवर्ड की स्पीड और बैकवर्ड की स्पीड बराबर हो जाएंगी। रिएक्टेंट का अमाउंट और प्रोडक्ट का अमाउंट कांस्टेंट हो जाता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अमाउंट बराबर नहीं होगा, मगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट अमाउंट कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, रिएक्शंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स, जो जनरली मतलब जनरल बात की गई है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके दरमियान जो रिएक्शंस हैं वो बेटा इरिवर्सिबल होते हैं। जनरल बात है, ये लाजमी नहीं है, मगर जनरल एक बात है कि आयनिक कंपाउंड के दरमियान रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे AgNO3 है, AgNO3 प्लस NaCl, ये आयनिक है, जब मिलेंगे तो AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेगा। जो AgCl है ये क्या बना लेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेगा। और ये फास्ट रिएक्शन है, पढ़कर हैं आप लोग, ये बेटा बहुत फास्ट रिएक्शन है।
ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ये जो आयनिक कंपाउंड के दरमियान रिएक्शन होते हैं फास्ट होते हैं, और कोवैलेंट कंपाउंड के दरमियान रिएक्शन जो होते हैं स्लो होते हैं या मॉडरेट होते हैं। तो रिएक्शंस बिटवीन कोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली रिवर्सिबल। कोवैलेंट कंपाउंड के दरमियान जो रिएक्शंस है वो जनरली रिवर्सिबल हैं, जनरल बात है। अब N2 प्लस H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिलकर अमोनिया बना रहे हैं हेबर प्रोसेस के तहत, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है। 2NO2, 2NO2 बेटा 2NO2 जो होता है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है N2O4 में, और N2O4 किस में कन्वर्ट हो जाता है? 2NO2 में। इसका मतलब है नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाएंगे, और अमोनिया जब डिसोसिएट होगी वापस नाइट्रोजन हाइड्रोजन बन जाएंगे। ठीक है। 2NO प्लस Cl2, 2NO है प्लस Cl2, तो क्या बन गया? 2NOCl बन गया। तो बेटा ये रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है। तो आज जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है एक डायनामिक इक्विलिब्रियम और रिवर्सिबल रिएक्शंस। बेटा रिवर्सिबल रिएक्शंस में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होती है, जिस इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक होती है और जो फिजिकल इक्विलिब्रियम है वो स्टैटिक है। देखो केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक, डायनामिक से मुराद ये कि मोशन में होगी, रुकेगी नहीं। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगी तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट बराबर हो जाएगा। जिस स्पीड से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा उसी स्पीड से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड की वेलोसिटी और बैकवर्ड की वेलोसिटी बराबर हो जाएंगे। जितने रिएक्टेंट के पार्टिकल्स प्रोडक्ट में जाएंगे उतने प्रोडक्ट के वापस रिएक्टेंट में आ जाएंगे। कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रोडक्ट के रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में जाएंगे, कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रोडक्ट के वापस रिएक्टेंट में आ जाएंगे, और रिएक्शन नेवर स्टॉप्स। जो डायनामिक इक्विलिब्रियम का रिएक्शन है कभी स्टॉप नहीं होगा। ठीक है। और आपको लगेगा रिएक्शन रुका हुआ है, आप समझेंगे रिएक्शन स्टॉप हो गया है। क्यों? इसलिए आपको लगेगा कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है कि जब आप प्रोडक्ट अमाउंट चेक करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट अमाउंट को चेक करेंगे। सपोज करते हैं प्रोडक्ट आपको मतलब जो है प्रोडक्ट के अपने एनालिसिस की पता चला कि प्रोडक्ट 60% है। ठीक है। तो दूसरे दिन भी 60% होगा, तीसरे दिन भी 60%, हफ्ते के बाद, महीने के बाद, साल के बाद भी 60% होगा, क्योंकि इनका अमाउंट में कोई तब्दीली आएगी नहीं, अमाउंट उनका कांस्टेंट हो गया। तो आपको लगेगा रिएक्शन रुक गया है, रिएक्शन स्टॉप हो गया है, मगर रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ है। इक्विलिब्रियम तो चल रही है, इक्विलिब्रियम तो डायनामिक है, मूव कर रही है, मगर उनके अमाउंट्स में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। तो याद कर लो इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, और इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंपोजिशन है वो कांस्टेंट हो जाती है। अब कुछ बच्चों के जहन में ये होता है कि शायद इक्विलिब्रियम पे जितना अमाउंट रिएक्टेंट का होगा उतनी प्रोडक्ट का होगा। बेटा ऐसी बात नहीं है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट कांस्टेंट हो जाता है, अलग अलग होगा मगर कांस्टेंट होगा। रेट बराबर हो जाता है, स्पीड बराबर हो जाती है। जिस स्पीड से रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा उसी स्पीड से रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगा। ये इक्विलिब्रियम की बात है। और फिजिकल इक्विलिब्रियम स्टैटिक होती है। जैसे बच्चे झूले पे हैं, नोटबुक टेबल पे है, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, ठहरी हुई इक्विलिब्रियम है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। बेटा स्टैटिक इक्विलिब्रियम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर बुक टेबल के ऊपर पड़ा है तो बुक को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। टेबल को भी अलग अलग पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं, मतलब बुक है, टेबल है, बच्चे हैं, झूला है, इसको हम अलग अलग से ऑब्जर्व कर सकते हैं। मगर केमिकल इक्विलिब्रियम को अब अलग से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बेटा सपोज करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर है रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्टेंट का अमाउंट इतना है, प्रोडक्ट का अमाउंट इतना है? नजर तो पूरा मिक्सचर होगा, देखो पूरा मिक्सचर होगा, अलग अलग पार्टिकल्स को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। रिएक्टेंट आपको अलग दिखाई नहीं देगा, प्रोडक्ट आपको अलग दिखाई नहीं देगा, पूरा मिक्सचर होगा जिसके अंदर रिएक्टेंट भी होगा और प्रोडक्ट भी होगा। उसके आप एनालिसिस करके रिएक्टेंट प्रोडक्ट अमाउंट मालूम करें, अलग बात है। बाकी आपको जाहिर तरह जैसे विजिबल चीज नजर आए वो नहीं होगा कि ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है। जैसे बुक और टेबल को आप विजिबल हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसे जो केमिकल इक्विलिब्रियम को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जबकि फिजिकल इक्विलिब्रियम को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है। तो अब आते हैं जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, जो है उसकी डेफिनेशन, उसके बाद आगे उससे जो रिलेटेड जो ग्राफ वगैरह बनते हैं वो पढ़ेंगे हम, उसके बाद लॉ ऑफ मार्क्सिज्म पढ़ लेंगे। तो बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम,
देखो केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या? इट इज स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिवर्सिबल रिएक्शन की स्टेट है एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड। ठीक है, इट इज स्टेट अ रिवर्सिबल रिएक्शन। बेटा ये स्टेट किसकी है? रिवर्सिबल रिएक्शन की है। इट इज स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच rate of forward reaction rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction। रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट बराबर हो जाता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब आर एफ आर इज इक्वल टू आर बी आर। रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों बराबर हो गए। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम concentration of reactant and product becomes constant। but reaction never stops। रिएक्शन बेटा स्टॉप नहीं होगा, रिएक्शन चलता रहेगा। जितने रिएक्टेंट के पार्टिकल्स प्रोडक्ट में जाएंगे उतने प्रोडक्ट के पार्टिकल जो है रिएक्टेंट में आ जाएंगे और रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं करेगा, रिएक्शन मूव करता रहेगा। मगर इनके अमाउंट में तब्दीली नहीं आती है क्योंकि जितने रिएक्टेंट के पार्टिकल्स प्रोडक्ट में जाते हैं उतने प्रोडक्ट के पार्टिकल्स रिएक्ट में आ जाते हैं। दिस इक्विलिब्रियम is called dynamic equilibrium। बेटा ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में मोशन में होगी ये। ठीक है, मगर इनके अमाउंट में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अब देखो इसमें एक एग्जांपल भी दी गई इन्होंने। देखो इसके अंदर एक एग्जांपल दी उन्होंने। H2 गैस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस H2 है सॉरी स्टीम और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा स्टीम है प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, मिलकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। अब देखो स्टार्टिंग में जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, याद कर लो बेटा स्टार्टिंग में सिर्फ रिएक्टेंट का अमाउंट होता है। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड होंगे। रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके आपस में कोलिजन होगी और रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा। और जो प्रोडक्ट बनता है वो शुरुआत में तेजी से बनता है क्योंकि शुरुआत में स्टार्टिंग में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं, कोलिजन भी ज्यादा होती है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी ज्यादा होता है। तो इसका मतलब है इनिशियल रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा क्योंकि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा, उनकी कोलिजन भी ज्यादा, और वो कोलिजन जाहिर बात है वो फ्रूटफुल होगी, उनसे प्रोडक्ट बनेगा।
ठीक है, क्योंकि वो कोलियन जो हम पढ़ कर आए थे अभी 8वें चैप्टर के अंदर, कि कोलियन सक्सेसफुल तभी होती हैं जब उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर होती है। ठीक है, अगर रिएक्टेंट के जो मालिक से उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर होगी, ठीक है, उनकी कोलियन सक्सेसफुल होगी, प्रोडक्ट बनेगा, तेजी से प्रोडक्ट बनेगा। और जब सफिशिएंट प्रोडक्ट बन जाएगा, काफी प्रोडक्ट बन जाएगा, तो उसके बाद प्रोडक्ट के मालिकों आपस में कोलाइड होंगे, प्रोडक्ट के जो मालिकों से आपस में कोलाइड होंगे और रिएक्शन बैकवर्ड जाना शुरू करेगा। रिएक्शन किधर जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। और फिर फॉरवर्ड की स्पीड कम होती जाएगी और बैकवर्ड की स्पीड बराबर होती बढ़ती जाएगी। एक ऐसी पॉइंट भी आएगी जब फॉरवर्ड की स्पीड और बैकवर्ड की स्पीड दोनों बराबर हो जाती हैं। उस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, या केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड की स्पीड और बैकवर्ड की स्पीड बराबर हो जाती है। अगर हम स्टार्टिंग को देखें तो स्टार्टिंग में सिर्फ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होते हैं, स्टार्टिंग में सिर्फ रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट की कोलिन होती है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कोलाइड होते हैं और रिएक्शन जाता है फॉरवर्ड में, और फॉरवर्ड की स्पीड डोमिनेट होती है, मतलब शुरुआत में फॉरवर्ड रिएक्शन डोमिनेट होगा। देखो स्टार्टिंग में फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है डोमिनेट होता है, नुमाया होता है, ज्यादा होता है, और बैकवर्ड रिएक्शन होता ही नहीं है। जैसे प्रोडक्ट सफिशिएंट बन जाता है, काफी प्रोडक्ट बन जाता है, उसके बाद प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स जो है आपस में कोलाइड होते हैं और रिएक्शन बैकवर्ड जाना शुरू कर देता है। और फिर फाइनली क्या होता है कि फॉरवर्ड की स्पीड और बैकवर्ड की स्पीड बराबर हो जाती है। उस स्टेट को क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और उसके बाद रिएक्शन रुकेगा नहीं, रिएक्शन स्टॉप नहीं हो जाएगा, रिएक्शन चलता रहेगा, मगर इनके अमाउंट में कोई तब्दीली आएगी नहीं। और फिर क्या होगा? जितने रिएक्टेंट के पार्टिकल्स प्रोडक्ट में जाएंगे, जितने स्टीम, बेटा ये स्टीम है, और कार्बन मोनोऑक्साइड उनके पार्टिकल्स कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में जाएंगे, उतने कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के जो पार्टिकल्स हैं रिएक्ट करके वापस ही बना लेंगे। ठीक है, इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिखने में कोई फर्क नहीं। हाइड्रोजन गैस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और ये मिलकर क्या बना रहे हैं? H2O बनाएंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेंगे। तो रिवर्सिबल रिएक्शन को किस तरह भी लिख सकते हो। अगर आपने शुरुआत में हाइड्रोजन गैस लिए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, H2O स्टीम बनेगा, CO बनेगा, और जब इनका अमाउंट सफिशिएंट बन जाएगा उसके बाद ये आपस में कोलाइड होंगे, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। तो ऐसे जिस तरह नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनती है, ऐसे अमोनिया टूटकर वापस नाइट्रोजन हाइड्रोजन भी बन सकती है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में एक साइड रिएक्टेंट है, दूसरी साइड क्या है? प्रोडक्ट है। अब देखो ये, इसको देखो, ये अमोनिया की फॉर्मेशन है, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस बन गए अमोनिया। ये बेटा अमोनिया की फॉर्मेशन, ऊपर वाला रिएक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है, अमोनिया बन रहा है। अच्छा, दूसरे रिएक्शन में अमोनिया डिसोसिएट होगा। अच्छा, दूसरे रिएक्शन में अमोनिया को रिएक्टेंट लेंगे हम, अमोनिया डिसोसिएट हो जाएगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। ठीक है, तो बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसा हो सकता है। रिवर्सिबल रिएक्शन में नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना सकते हैं, या अमोनिया डिसोसिएट होकर नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया को डिसोसिएट करेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा? नाइट्रोजन हाइड्रोजन। शुरुआत में रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड की स्पीड ज्यादा होगी, और जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन का अमाउंट ज्यादा बन जाएगा उसके बाद ये आपस में रिएक्ट करके वापस अमोनिया बना लेंगे। और थोड़ी देर के बाद क्या होगा? फॉरवर्ड की स्पीड और बैकवर्ड की स्पीड बराबर हो जाएंगी, फॉरवर्ड का रेट और बैकवर्ड का रेट बराबर हो जाएंगे। उसके बाद इनमें इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा, और रिएक्टेंट का अमाउंट भी कांस्टेंट हो जाएगा, प्रोडक्ट का अमाउंट भी कांस्टेंट हो जाता है। बेटा इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट का अमाउंट कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद उनमें तब्दीली नहीं आएगी, रिएक्शन रुकेगा नहीं, रिएक्शन स्टॉप कभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं वो कभी स्टॉप नहीं होते हैं, वो डायनामिक होते हैं बेटा, वो मोशन में होते हैं। ठीक है, अब आते हैं, इनका एक ग्राफ भी है। ठीक है,
ये है टाइम और ये है मोलर कंसंट्रेशन। बेटा ये मोलर कंसंट्रेशन है और ये है टाइम। अच्छा देखो टाइम जीरो है बेटा, टाइम क्या है, जीरो है। टाइम जीरो पे क्या होगा, रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा। टाइम जीरो है तो इसका मतलब रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा। जैसे टाइम मतलब जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा रिएक्टेंट का अमाउंट तेजी से कम होगा, मगर उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है, वो कोई अमाउंट में चेंज नहीं आती है। देखो रिएक्टेंट का अमाउंट तेजी से कम हुआ है, तेजी से डिक्रीज हुआ है, बाद में कांस्टेंट हो गया। अच्छा शुरुआत में प्रोडक्ट जीरो होगा, प्रोडक्ट का अमाउंट होगा ही नहीं, ठीक है, प्रोडक्ट का अमाउंट जीरो से बढ़ेगा, मगर उसका अमाउंट भी थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाती है। तो अब देखो रिएक्टेंट का अमाउंट कम हो रहा है, ये रिएक्टेंट जिसका अमाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और रिएक्टेंट कौन सा लिया था हमने, इधर देखो कौन सा हमने रिएक्टेंट लिया है बेटा, रिएक्टेंट लिया है हमने स्टीम एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, स्टीम और कार्बन मोनोऑक्साइड लिया रिएक्टेंट। तो ये H2O और कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। स्टीम है एक और कार्बन मोनोऑक्साइड है ये रिएक्टेंट है दोनों। और ये प्रोडक्ट है। अच्छा प्रोडक्ट कौन होगा, हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोडक्ट है ये, ठीक है। और वैसे देखो इनकी कंसंट्रेशन भी बराबर होगी अगर इक्वल मोल लेते हैं तो, अगर मोल बराबर लेते हैं बेटा, देखो मोल अपने स्टीम के और कार्बन मोनोऑक्साइड के अगर आपने बराबर मोल लिए हैं, ठीक है, इनके अमाउंट क्या लिया आपने, बराबर लिया है, ठीक है, तो जो इक्विलिब्रियम पर अमाउंट बचेगा इनका वो भी बराबर होगा। और जो इनके भी देखो कोएफिशिएंट एक जैसे हैं, इसका भी वन इसका भी वन, इसका मतलब है जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बनेगी इनकी वो भी इक्वल होगी। क्यों बेटा, कि इनके कोएफिशिएंट बराबर हैं, इनके कोएफिशिएंट सबके बराबर हैं और इनका अमाउंट भी इक्वल ले रहे हैं हम, इसका जितना अमाउंट ले रहे हैं उसका इतना अमाउंट लेंगे, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा उनका भी इनका अमाउंट क्या होगा, इनका बराबर होगा, प्रोडक्ट का अमाउंट बराबर होगा। ये नहीं कह रहा हूं मैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट का अमाउंट बराबर होगा, देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का अमाउंट बराबर नहीं है, प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा है, रिएक्टेंट का अमाउंट कम है। और ये लाजमी बात भी नहीं है कि इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा और रिएक्टेंट का अमाउंट कम हो, बेटा कितना भी अमाउंट हो सकता है, इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट का अमाउंट लाजमी नहीं कि वो बराबर हो, ठीक है, कम ज्यादा हो सकता है मगर कांस्टेंट होगा। मेरे कहने का मकसद है कि रिएक्टेंट का अमाउंट भी कांस्टेंट हुआ, देखो रिएक्टेंट का अमाउंट में कोई तब्दीली नहीं आ रही है और प्रोडक्ट के अमाउंट में भी कोई चेंजिंग नहीं आ रही है जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाती है, ठीक है। और उस टाइम को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम टाइम। अब देखो ये बेटा जो टाइम है, ये देखो ये टाइम इक्विलिब्रियम टाइम है, क्योंकि अब देखो इसके बाद अमाउंट में कोई तब्दीली नहीं है, देखो इनके अमाउंट कांस्टेंट हो गए इसके बाद, इससे शुरुआत में हुई है तब्दीली, देखो रिएक्टेंट का अमाउंट कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है, यहाँ पे देखो कांस्टेंट हो गया, उसके बाद कोई चेंज ही नहीं है। प्रोडक्ट का अमाउंट शुरुआत में जीरो था, तेजी से बढ़ा है प्रोडक्ट, जो कुछ प्रोडक्ट तेजी से बढ़ा है उसका अमाउंट भी कांस्टेंट हो गया, उसका अमाउंट भी क्या हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, टी इक्विलिब्रियम। बेटा इक्विलिब्रियम टाइम, टाइम है इक्विलिब्रियम वाला, और उसको कहेंगे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। बेटा ये कंसंट्रेशन होगी इक्विलिब्रियम की, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बराबर होगी, प्रोडक्ट की बराबर होगी और जो रिएक्टेंट उनकी आपस में बराबर होगी। क्यों, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनके इक्वल मोल हमने लिए और उनके क्वेश्चन भी बराबर बराबर हैं,
ठीक है, तो इसलिए इनका अमाउंट भी क्या होगा, बराबर होगा। कार्बन मोनो स्टीम और कार्बन मोनोऑक्साइड बराबर होंगे अमाउंट में, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन अमाउंट में क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये देखो ग्राफ है बेटा मोलर कंसंट्रेशन के दरमियान और टाइम के दरमियान, मोलर कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान ग्राफ है। अब आते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन पे या लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन या लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का लॉ या लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। कहता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्टिव मास से मुराद है मोलर कंसंट्रेशन। एक्टिव मास का मतलब बेटा ये होता है, एक्टिव मास का मतलब है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल्स, रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले मॉलिक्यूल्स। अगर रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा, अगर रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले मॉलिक्यूल्स कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास के या मोलर कंसंट्रेशन के। कल भी अब परसों आपको मैं बता रहा था चैप्टर 8वें के अंदर भी वही बात आई थी, लॉ ऑफ मास एक्शन आया था जो कहता है रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास के। तो एक्टिव मास से मुराद ये होती है इस तरह का मास जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। सपोज कहते हैं 1000 2000 3000 मॉलिक्यूल्स हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, 1000 में सपोज करते हैं 700 800 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसका मतलब है एक्टिव मास उसी 700 मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे। जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उस मास को हम कहते हैं एक्टिव मास। मगर यहां एक्टिव मास की जगह पे हम यूज करेंगे मोलर कंसंट्रेशन। बेटा कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब यूज करते हैं एक्टिव मास की जगह पे। एक्टिव मास का मतलब है कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ती है तो अमाउंट बढ़ जाता है, अमाउंट बढ़ने से मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स बढ़ने से कोलिन ऑफ द फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड होते हैं और प्रोडक्ट भी ज्यादा बनता है। बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन या लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये गुलबर्ग और वेज ने दिया था। अच्छा, गुलबर्ग और वेज ने कहा था कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, उन्होंने स्टडी की थी इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का इफेक्ट किसके ऊपर, रेट ऑफ द रिएक्शन के ऊपर। तो उसने कहा कि कंसंट्रेशन का इफेक्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर है वो डायरेक्ट है। जितने आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना बढ़ जाएगा, रिएक्शन की स्पीड उतनी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है रेट at which substance react is directly proportional to its active mass। ठीक है, कहता है रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, रेट जिस पे सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है उसका जो रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके एक्टिव मास के। रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एक्टिव मास। एक्टिव मास का मतलब है मास जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। अगर मास रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। ठीक है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ
केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the product of active masses of reactant। बेटा ये कहता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास। इसका मतलब है एक्टिव मास को हमने मल्टीप्लाई करना है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्टिव मास या मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, और उनके जो पावर होंगे, उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो पावर में आ जाएंगे। मतलब मोलर कंसंट्रेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं वो बेटा उनके पावर में आ जाते हैं। ठीक है, द टर्म एक्टिव मास बेटा जो एक्टिव मास है इसका मतलब है मोलर कंसंट्रेशन। जो एक्टिव मास है वो किसको जाहिर कर रहा है? मोलर कंसंट्रेशन को। कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब। बेटा कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब। और मोलर जो कंसंट्रेशन है या मोलिटी ये होती है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय डीएम क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। बेटा जो मोलर कंसंट्रेशन है ये मोल ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट का अमाउंट मोल में लेंगे और जो सॉल्यूशन का अमाउंट है वो डीएम क्यूब में लेंगे, तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर डीएम क्यूब या मोल पर लीटर, या इसको लिखेंगे एम से। ठीक है, तो जो मोलर कंसंट्रेशन या मोलिटी है अगर इसके कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो सोल्यूट का अमाउंट अपने मोल में लेना है और जो सॉल्यूशन का अमाउंट आपने लेना है डीएम क्यूब के अंदर, तो इसका यूनिट हो जाता है मोल पर डीएम क्यूब या मोल पर लीटर, या इसको कैपिटल एम से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और इसको डिनोट किया जाता है, वैसे लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। बेटा ये मोलर कंसंट्रेशन है, देखो मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन के लिए ये हम सिंबल यूज करते हैं ऐसे। ये बेटा मोलर कंसंट्रेशन है। आगे लॉ ऑफ मास सेक्शन में आएगा इस तरह के सिंबल्स यूज होंगे। इसका मतलब है ये मोलर कंसंट्रेशन है या मोलिटी है। इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट जो लगते हैं ये मोलर कंसंट्रेशन के लिए होते हैं। तो लॉ ऑफ मास सेक्शन कहता है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, या रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, अब आते हैं इसके साथ एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है, डेरिवेशन। बेटा मैथमेटिकल डेरिवेशन भी है इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन की, कि इक्विलिब्रियम को एक्सप्रेस किस तरह करते हैं हम। ठीक है, देखो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के इक्विलिब्रियम को किस तरह एक्सप्रेस किया जाता है, किस तरह लिखा जाता है। इक्विलिब्रियम को आप लिखेंगे कैसे, किस तरह एक्सप्रेस करेंगे। अब सपोज करते हैं एक रिएक्टेंट है ए जिसके ए मोल हैं। अच्छा, बी रिएक्टेंट है जिसके बी मोल हैं, या मोल को आप किसी और सिंबल से भी जाहिर कर दें। ठीक है, अब ए रिएक्टेंट जिसके ए मोल, बी रिएक्टेंट के बी मोल। अच्छा, सी प्रोडक्ट है जिसके एक्स मोल, और डी प्रोडक्ट है जिसके वाई मोल। ठीक है, अब इनके थोड़े चेंज कर देता हूं मैं। ठीक है,
तो अब ए रिएक्टेंट है बेटा, वो जो छोटे ए लिखा हुआ है इसके मोल्स हैं, बी रिएक्टेंट है जिसके छोटे जो लिखा हुआ है बी मोल्स हैं, सी प्रोडक्ट है जिसके मोल्स को मैंने एक्स से लिख दिया, और डी प्रोडक्ट है जिसके मोल्स को हमने लिखा है वाई से। मगर मोल बेटा वो ये तो हाइपोथेटिकल इक्वेशन है, नहीं तो जितनी भी इक्वेशन होंगे उनके मोल आखिर शुरुआत में लिखे जाएंगे। ये एक हाइपोथेटिकल है, देखो समझाने के हवाले से है। ठीक है, अब आते हैं इसकी डेरिवेशन पे। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट ऑफ फॉरवर्डेशन, जो रेट ऑफ फॉरवर्डेशन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के। बेटा रेट ऑफ फॉरवर्डेशन, रेट ऑफ फॉरवर्डेशन, अब इनके मोल्स को मैं चेंज कर देता हूं, इसके मोल लिखता हूं एम, इसके एन। ठीक है, चेंज हो जाए थोड़ा। तो रेट ऑफ फॉरवर्डेशन जो है, रेट ऑफ फॉरवर्डेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रेट ऑफ फॉरवर्डेशन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो पावर में आएंगे। बेटा जो कोफिशिएंट्स हैं वो पावर में आ जाएंगे, मोल पावर में आ जाएंगे। तो अब देखो ए इंटू बी, ए और बी दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कंसंट्रेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, और जो मोल है इनके वो पावर में आएंगे। मोल इसका एम है वो पावर में आएगा, इसके ऊपर एम पावर आएगा, इसके ऊपर एन पावर आएगा। इस तरह रेट ऑफ फॉरवर्डेशन, प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव कर देते हैं हम बेटा, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव कर देते हैं। तो इसके लिए कांस्टेंट लगाते हैं, या तो K1 लगा दो या KF लगा दो। KF से मुराद है फॉरवर्ड का कांस्टेंट बेटा, KF से मुराद है फॉरवर्ड का कांस्टेंट। तो A पावर M, B पावर N, सिर्फ कांस्टेंट लगा दिया प्रोपोर्शन रिमूव करके। इस तरह रेट ऑफ बैकवर्डेशन, जो रेट ऑफ बैकवर्डेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट के। बेटा रेट ऑफ बैकवर्ड, जो बैकवर्ड का रेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट के। जो बैकवर्ड है ना उसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। सी पावर एक्स और डी पावर वाई। ठीक है बेटा, सी और डी दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, कंसंट्रेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में देखो मल्टीप्लीकेशन है, और मोल पावर में आ गया, इसका एक्स मोल इसका वाई मोल। इस तरह रेट ऑफ बैकवर्डेशन, प्रोपोर्शन रिमूव करेंगे, के बी लगा देंगे हम। बैकवर्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, के बी। तो सी पावर एक्स डी पावर वाई। ठीक है, अच्छा एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे आपको पता है इक्विलिब्रियम पे दोनों रेट बराबर हो जाते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम पे दोनों रेट बराबर हो जाते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्डेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्डेशन। फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट बराबर हो गए बेटा, इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट बराबर हो गए। तो फॉरवर्ड का रेट किसके बराबर है, के एफ ए पावर एम और बी पावर एन, और बैकवर्ड का किसके बराबर है, के बी सी पावर एक्स और डी पावर वाई होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, ये के बी नीचे आ जाएगा इधर और ये इधर चला जाएगा बेटा, के एफ अपन के बी हो जाएगा, के एफ के नीचे के बी आ जाएगा। देखो के एफ के नीचे क्या आ गया, के बी आ गया। अच्छा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आएगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे चली जाएगी। ठीक है, सी पावर एक्स डी पावर वाई, ये प्रोडक्ट है, सी पावर एक्स और डी पावर वाई प्रोडक्ट है। और रिएक्टर में क्या है,
ए पावर एम बी पावर एन नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक सिंगल कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि के एफ भी कांस्टेंट है, के बी भी क्या है, कांस्टेंट है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे हम तो सिंगल कांस्टेंट मिलेगा। तो के सी किसके बराबर होगा बेटा, के सी जो है वो के एफ अपान के बी के बराबर है, के एफ अपान के बी। के एफ की वैल्यू को के बी की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आपको के सी मिल जाएगा। अगर कहीं आपको के एफ की वैल्यू दी जाए और के बी की वैल्यू दी जाए तो के सी निकाल सकते हो, के एफ अपान के बी करके। के एफ अपान के बी से के सी की वैल्यू मिल सकती है, या के सी की वैल्यू इस तरह भी निकल सकती है, सी पावर एक्स डी पावर वाई अपन ए पावर एम बी पावर एन। इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो के सी किसके बराबर है बेटा, रेशियो है, किसका रेशियो है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, सी पावर एक्स डी पावर वाई ए पावर एम बी पावर एन। तो मतलब के सी निकल जाएगा इस तरह। ठीक है, तो के सी की वैल्यू बेटा रेशियो है। ठीक है, के सी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और जो सी है वो बेटा सी किसको शो करता है, कंसंट्रेशन को जाहिर कर रहा है, कि कंसंट्रेशन हमने यूज की है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर रखा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे रखी। के तो कांस्टेंट है, मगर उसके साथ जो सी लगा हुआ है ये जाहिर कर रहा है कंसंट्रेशन को, कि कंसंट्रेशन का रेशियो है ये। तो के सी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट इज रेशियो। ये रेशियो है ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। बेटा जो केसी है रेशियो है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की, उन्हीं का रेशियो है। इस रेशियो को हम क्या कहते हैं, केसी कहते हैं। अच्छा, केसी की वजह से बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमें केसी के बारे में। अगर केसी को लार्ज है बेटा, केसी को लार्ज आइए तो समझ जाओ प्रोडक्ट ज्यादा है। अगर केसी की वैल्यू 1 से ज्यादा है, अगर केसी की वैल्यू 1 से ज्यादा है, अगर केसी की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो उसका मतलब है जो न्यूमरेटर है बेटा, न्यूमरेटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। न्यूमरेटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, अगर केसी की वैल्यू 1 से ज्यादा है। अगर केसी की वैल्यू 1 से कम है, लेस देन 1 है, न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर ज्यादा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी कम है, तो केसी से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। बेटा केसी हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है रिएक्शन के बारे में, कि जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो क्या रहेगा। ठीक है, तो इसमें केसी के यूनिट्स भी आ जाते हैं, केसी के बेटा यूनिट्स भी हैं और केसी की वैल्यूज भी हैं, जिनके बारे में मतलब जिनको हम देख करके रिएक्शन के बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अगर केसी की वैल्यू बहुत हाई आई है इसका मतलब है रिएक्टेंट अनस्टेबल है और सारे का सारा प्रोडक्ट में तब्दील हो गया। रिएक्टेंट अनस्टेबल था, सारे का सारा प्रोडक्ट में तब्दील हो गया। जब केसी की लार्ज होती है तब, जब केसी की बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही कम है, तो मतलब प्रोडक्ट कम है। केसी की कम का मतलब प्रोडक्ट कम है, इसका मतलब रिएक्टेंट स्टेबल है और प्रोडक्ट में टूट ही नहीं रहा है, प्रोडक्ट में तब्दील नहीं हो रहा है। इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट का अमाउंट बहुत ही कम है, तभी केसी की कम आई है। या केसी की क्या होती है बेटा, मॉडरेट होती है। मॉडरेट का मतलब न कम होती न ज्यादा होती है। तो केसी हमें इंफॉर्मेशन देता है, आगे हम पढ़ेंगे केसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हैं। तो इसके अंदर कुछ चीजें हैं मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, कंडीशन ऑफ द केसी, कंडीशन ऑफ द केसी, केसी की कंडीशंस।
तो केसी आपको बताया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बेटा, ठीक है। इसमें जो सी है ये जाहिर करता है कंसंट्रेशन को, सी किसको जाहिर करता है, कंसंट्रेशन को जाहिर कर रहा है। केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, याद कर लो केसी इनिशियल कंसंट्रेशन, बेटा केसी के लिए इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन से, केसी के लिए कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। याद कर लो कंसंट्रेशन आप रिएक्टेंट की ज्यादा लेंगे कम लेंगे केसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो केसी तो रेशियो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, रेशियो वही रहेगा। देखो केसी बेटा रेशियो है कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का। अगर आप रिएक्शन को जब स्टार्ट करते हैं, अगर रिएक्टेंट के 10 मोल लेते हैं या 2 मोल लेते हैं या 1 मोल लेते हैं या 0.1 मोल लेते हैं, केसी की वैल्यू जब इक्विलिब्रियम स्टेबलिश होगी तो केसी का जवाब वही आएगा, ठीक है, सेम आएगा, कांस्टेंट जवाब आएगा केसी का। केसी की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर इक्विलिब्रियम स्टेबलिश होगी, सपोज करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो गई, उसके बाद आधा प्रोडक्ट आपने रिमूव कर दिया, बेटा इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हुई सपोज करते हैं, ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट को आपने रिमूव कर दिया, ठीक है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गई, मगर दोबारा जब इक्विलिब्रियम स्टेबलिश होगी तो केसी की वैल्यू वही होगी जितनी पुरानी थी, मतलब केसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोडक्ट को रिमूव करने का। या इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो गई है, उसके बाद रिएक्टेंट का अमाउंट को आपने डबल कर दिया, तो केसी पर क्या फर्क पड़ेगा, केसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है केसी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती ही नहीं है केसी वैल्यू, केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है बेटा, केसी जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती ही नहीं है, केसी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है बेटा, केसी की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती केसी की वैल्यू। और केसी की वैल्यू डिपेंड करती है कोफिशिएंट पे, जो कोफिशिएंट है उन पे केसी की वैल्यू डिपेंड जरूर करती है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बेटा केसी की वैल्यू डिपेंड करती है कोफिशिएंट ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कोफिशिएंट पे केसी की वैल्यू डिपेंड करती है, आगे मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, जिसके अंदर केसी की वैल्यू में चेंजिंग आ जाती है, ठीक है, कोफिशिएंट को चेंज करने से। और केसी आपको पता है रेशियो है कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का, केसी की वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकती है 1 से कम भी हो सकती है। अगर 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है, अगर केसी की वैल्यू 1 से कम है तो इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि केसी रेशियो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का। अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं जिनकी केसी आपको लिखनी है बेटा, कुछ रिएक्शंस हैं जिनकी केसी की वैल्यू आपने लिखनी है। अब देखो N2 गैस प्लस H2 गैस एरो 2NH3, एक समझा देता हूं बाकी आप कर लेना बेटा। अब इनकी डेरिवेशन नहीं करनी आप लोगों ने, इनको ड्राइव नहीं करना है, डायरेक्ट केसी का फार्मूला लगाना, डायरेक्ट केसी कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। बेटा केसी क्या है, केसी है कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, NH3 स्क्वायर, मोल पावर में आएंगे बेटा, केसी है कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से डिवाइड करना है, तो NH3 ऊपर आएगा स्क्वायर, अपान में क्या आएगा N2 आएगा और H2 आएगा क्यूब, बस केसी हो गया ये केसी का एक्सप्रेशन है। अगर इनका यूनिट लिखना चाहें बेटा, इनका यूनिट भी साथ लिख देते हैं ताकि इनका यूनिट भी हो जाए केसी का, ठीक है।
तो केसी का यूनिट एक तो होता है मोलर टी होती है, मोलर कंसंट्रेशन जिसको हम कहते हैं मोलर टी, एम स्क्वायर। बेटा एम स्क्वायर का मतलब है मोलर टी स्क्वायर हो गया, ये मोलर कंसंट्रेशन है। इसका क्या होगा यूनिट, एम होगा, इसका एम क्यूब होगा। ठीक है, तो बचेगा क्या बेटा, बचेगा 1/m²। ये देखो एम पावर 4 हो जाएगा, ऊपर एम स्क्वायर है, क्या बचेगा, एम पावर एम स्क्वायर बचेगा। एम स्क्वायर का मतलब है मोलिटी -2, मोलिटी पावर -2। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कंसंट्रेशन पावर -2। आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन के ऊपर पावर -2 है। अच्छा, कंसंट्रेशन का यूनिट कौन सा होता है बेटा, मोल पर डीएम कुड। पावर क्या आएगा, -2 आएगा। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, मोल पावर -2 हो जाएगा, डीएम 6 हो जाएगा प्लस का। बेटा ये देखो मोल ऊपर -2 है ना, स्क्वायर पावर -2 है, तो मोल के ऊपर पावर -2 हो जाएगा, डीएम के ऊपर पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डीएम 6 अपॉन मोल स्क्वायर। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर पावर -2। पावर क्या है बेटा, मोल पर लीटर के ऊपर पावर -2, तो समझे मोल स्क्वायर। अच्छा, मोल के ऊपर पावर -2 और लीटर के ऊपर पावर क्या होगा, प्लस रहेगा, क्योंकि बेटा पावर -2 है ना, तो मोल के ऊपर पावर -2 हो जाएगा, लीटर के ऊपर हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर। तो इसका मतलब है ये जो अमोनिया की केसी है, इसका यूनिट 1/m² भी हो सकता है, एम पावर -2 हो सकता है, कंसंट्रेशन पावर -2 भी हो सकता है। कंसंट्रेशन की जगह पे लिखोगे मोल पर डीएम को, उसके ऊपर पावर क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। जब -2 लिखेंगे तो मोल के ऊपर पावर -2 हो जाएगा, डीएम के ऊपर पावर 6 हो जाएगा। तो डीएम को हम लिखेंगे ऊपर, लिखेंगे न्यूमरेटर में, और मोल को नीचे लिखेंगे हम। इस तरह इसको यूनिट को लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक और इसका है, अच्छा, SO2 गैस प्लस O2, 2:3 गैस। बेटा लिखो केसीस का, तो SO3 लिखेंगे हम स्क्वायर अपन SO2 स्क्वायर इंटू O2। ठीक है, ये तो गया केसी का एक्सप्रेशन। अगर इनके आप यूनिट लिखना चाहें तो बेटा यूनिट आप लिख सकते हो, इससे भी लिख सकते हो मोल पर डीएम पर स्क्वायर, मोल पर डीएम का स्क्वायर, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डीएम, उसके ऊपर स्क्वायरिंग। अच्छा, इसका यूनिट क्या है, मोल पर डीएम कुड स्क्वायर, इसका यूनिट क्या होगा बेटा, मोल पर डीएम कुड। अब देखो यूनिट कौन सा कैंसिल हो गया, ये यूनिट इसमें कैंसिल हो गया, ये कट गया। ठीक है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा यूनिट, DM3 हो जाएगा प्लस का, मोल हो जाएगा माइनस का। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पर मोल, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो लीटर पर मोल, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो पर कंसंट्रेशन। देखो बेटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कंसंट्रेशन पावर -1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो
मोलिटी पावर -1, क्योंकि बेटा ये मोलिटी है, ये मोल पर डीएम का मतलब है मोलिटी ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, ठीक है, या कंसंट्रेशन पावर -1 है, ठीक है। अब देखो H2 प्लस I2 एयर 2HI, कैसी लिखना है इसका? HI स्क्वायर होगा अपन H2 इंटू I2। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर डीएम का स्क्वायर, इसका यूनिट क्या होगा बेटा? मोल पर डीएम, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर डीएम। आपस में कैंसिल हो जाएंगे ये यूनिट, ये इसके अंदर नो यूनिट। इसका मतलब इसके अंदर केसी का यूनिट आएगा भी नहीं। इसके अंदर बेटा केसी का कोई यूनिट ही नहीं आएगा। अब देखो PCl5 गैस, PCl3 गैस, Cl2 गैस, ठीक है। अब इसका लिखते हैं केसी। PCl3 Cl2 अपान PCl5, यूनिट क्या लिखेंगे इसका बेटा? मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन अपान मोलर कंसंट्रेशन। देखो इसका यूनिट है एम, इसका भी एम, इसका भी एम, एम एम में कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा? एम बचेगा। एम से मुराद है मोलर, मोल पर डीएम को, एम से मुराद है मोल पर लीटर। बेटा मोल पर लीटर भी आ सकते हैं, लिख सकते हैं आप लोग उसको, यूनिट को। अब आते हैं इसके प्रॉब्लम पे बेटा, केसी के प्रॉब्लम से, क्योंकि केसी बेटा कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इनके प्रॉब्लम भी हैं, जिसमें आपको प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशन दी जाएगी, रिएक्टेंट की भी कंसंट्रेशन दी जाएगी, आपको केसी कैलकुलेट करना है। इनकी वैल्यूज थोड़ी मैं चेंज करके दे रहा हूं आपको मैं। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है बेटा, A2 प्लस B2 एयर 2AB, A2 गैस है, B2 भी गैस है, 2AB ये भी गैस है। अब इनकी कंसंट्रेशन आपको मिलेगी इक्विलिब्रियम पे बेटा, इनकी आपको कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे मिलेगी, आपको केसी कैलकुलेट करना है। तो केसी के ये प्रॉब्लम आ सकते हैं बेटा, जिनके अंदर कंसंट्रेशन आपको इक्विलिब्रियम वाली गिवन होगी और आपको केसी कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो अब ए की जो कंसंट्रेशन है A2 की, ये 1.2 इंटू 10⁻³ एम इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम A2 की कंसंट्रेशन, और B2 की कंसंट्रेशन भी है 1.2 इंटू 10⁻³ कंसंट्रेशन है, ठीक है बेटा। अब देखो A2 की कंसंट्रेशन 1.2 इंटू 10⁻³, जो B2 की कंसंट्रेशन है वो भी क्या है 1.2 इंटू 10⁻³, और AB की जो कंसंट्रेशन है
बेटा ए बी की कंसंट्रेशन है 3.6 इंटू 10 पावर -4। फाइंड आउट केसी। कि केसी की वैल्यू क्या होगी इसकी, इसकी केसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपने। तो बेटा केसी बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ए बी स्क्वायर, क्योंकि ए बी के पावर 2 है तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, अपन A2 इंटू B2। तो अब ए बी की कंस्टिट्यूशन क्या है 3.6 इंटू 10 पावर -4, इसका स्क्वायर करना है। A2 की कंस्टिट्यूशन है 1.2 इंटू 10 पावर -3, इनका यूनिट भी साथ लिख दो, ठीक है, मगर क्या यूनिट कैंसिल हो जाएगा आपस में, वैसे यूनिट कैंसिल हो जाएगा। 1.2 इंटू 10 पावर -3। अगर इसको हम हल करेंगे तो उसको स्क्वायरिंग को इस तरह भी हल कर सकते हैं, 3.6 इंटू 10 पावर -4 मल्टीप्लाइड बाय 3.6 इंटू 10 पावर -4, 1.2 इंटू 10 पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 इंटू 10 पावर -3। आपको पता है 1.2 का 3.6 को 3 बार लगेगा, क्योंकि ये 12 है वो 36 है, 3 बार लगेगा इसको। तीन बार 1.2 का इसको 3 बार लगेगा, तो हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर -8। बेटा 3 को 3 से 9 हो जाएगा, -8, और ये माइनस का 3 और माइनस का 3 क्या हो जाएगा, -6 ऊपर जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। तो जवाब आ जाएगा 9 इंटू 10 पावर -2। ये केसी का आंसर है। तो ऐसे छोटे से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं बेटा, ठीक है, प्रॉब्लम्स इसके अंदर आ सकते हैं। अब इसके अंदर एक एग्जांपल भी दी गई है, इसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस कर दो। एग्जांपल के अंदर ए की कंसेशन दी गई है, आपको बी की कंसेशन दी गई है, और आपको ए बी की कंसेशन दी गई, केसी कैलकुलेट करना है। हाँ, अब आते हैं दूसरे टाइप के प्रॉब्लम्स। दूसरे टाइप के प्रॉब्लम में ये होगा कि केसी की वैल्यू गिवन होगी। बेटा केसी की वैल्यू आपको गिवन होगी, कंसंट्रेशन आपको मालूम करनी पड़ेगी। देखो केसी की वैल्यू आपको गिवन होगी और आपको मालूम क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन मालूम करनी पड़ेगी, ठीक है, या तो रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की। टू HCl एरो H2 प्लस Cl2 गैस, ACl भी गैस है। केसी इसकी है 1.0 इंटू 10 पावर -4। बेटा ये केसी की वैल्यू है, इस रिएक्शन की केसी की वैल्यू कितनी है, 1.0 इंटू 10 पावर -4 है केसी की वैल्यू। अच्छा, H2 की जो कंसंट्रेशन मिली हुई है बेटा, H2 की कंसंट्रेशन वो है 2 इंटू 10 पावर -3 एम। अच्छा, Cl2 की जो कंसंट्रेशन मिली हुई है इक्विलिब्रियम पे, वो भी 2 इंटू 10 पावर -3 एम है, ठीक है। अब बताओ HCl की कंसंट्रेशन क्या होगी इक्विलिब्रियम पे। बेटा इक्विलिब्रियम पे HCl की कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो अब देखो, पहले केसी कैलकुलेट किया था हमने, पहले वाले जो प्रॉब्लम थे उसके अंदर हमने केसी कैलकुलेट किया, केसी को हमने कैलकुलेट किया क्योंकि कंसंट्रेशन हमें मिली हुई थी। अब इसके अंदर आपको केसी मिला हुआ है और कंसंट्रेशन वैल्यूम करनी है इक्विलिब्रियम पे HCl की।
तो फार्मूला लिखो बेटा, केसी किसके बराबर है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, H2 की कंसंट्रेशन, Cl2 की कंसंट्रेशन अपॉन HCl स्क्वायर, ठीक है, अपॉन HCl स्क्वायर। हाँ, आपको मालूम क्या करना है, HCl की कंसंट्रेशन, तो HCl को इधर लेकर जाओ बेटा, HCl स्क्वायर जो होगा वो इधर जाएगा और Kc नीचे आ जाएगा, H2 इंटू Cl2 अपॉन Kc। अब वैल्यू पुट कर दो बेटा, HCl स्क्वायर इधर आ गया और Kc नीचे चला गया। अब इनकी तो वैल्यू मिली हुई है ना आपको, 2 इंटू 10 पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 10 पावर -3 डिवाइड किससे करेंगे हम, डिवाइड कर रहे हैं इसको 1 इंटू 10 पावर -4 से। क्या आंसर आ जाएगा HCl स्क्वायर का, 4 इंटू 10 पावर, बेटा इसको आप हल करेंगे ना आप लोग, तो 4 इंटू 10 पावर माइनस का 6 प्लस का 4, 3 और 3 6 हो जाएगा, और ये माइनस का 4 ऊपर जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, तो 10 पावर -2 आएगा। तो ये बेटा HCl स्क्वायर है, ये HCl की कंसंट्रेशन नहीं है, HCl स्क्वायर की है। तो HCl की कंसंट्रेशन क्या होगी, HCl के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट निकालना पड़ेगा इसका, 4 इंटू 10 पावर -2 का अंडर रूट निकालेंगे आप लोग। बेटा HCl की जो कंसंट्रेशन है ये HCl स्क्वायर की है, HCl के लिए इसका अंडर रूट निकालेंगे तो होगा 2 इंटू 10 पावर -1, ठीक है, 4 का अंडर रूट 2 निकलेगा, 10 पावर -2 का 1 निकलेगा, तो 2 इंटू 10 पावर -1 m, ये HCl की कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो ये छोटे से प्रॉब्लम थे जिसके अंदर पहले प्रॉब्लम में हमने Kc कैलकुलेट किया, Kc वाले प्रॉब्लम में आपको कंसंट्रेशन मिली होगी, Kc निकालना पड़ेगा। दूसरे वाले प्रॉब्लम में आपको Kc की वैल्यू मिलेगी, कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, या तो रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट की भी निकालनी पड़ सकती है, प्रोडक्ट की भी निकालनी पड़ सकती है। अब आते हैं, ये तो बेटा कंसंट्रेशन था। अगर गैसेस इक्विलिब्रियम है, बेटा गैसेस इक्विलिब्रियम है, ठीक है, तो उसका हम लेते हैं पार्शियल प्रेशर। देखो गैसेस इक्विलिब्रियम का क्या लेते हैं, पार्शियल प्रेशर लेते हैं, ठीक है। तो हेनरीज लॉ है, हेनरी का लॉ है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो कंसंट्रेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर के। देखो यहां पे आ गया इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल प्रेशर। देखो इक्विलिब्रियम है जिसके अंदर पार्शियल प्रेशर इन्वॉल्व होगा, नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व होंगे और मोल फ्रिक्शन। देखो बेटा इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है जिसके अंदर पार्शियल प्रेशर भी इन्वॉल्व होगा, नंबर ऑफ मोल्स भी इन्वॉल्व होंगे और मोल फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो पहले आते हैं इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल प्रेशर, पहले इसी पे आते हैं। बेटा इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, इक्विलिब्रियम की एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल प्रेशर। जिसको में पार्शियल प्रेशर को इन्वॉल्व करते हैं, पार्शियल प्रेशर को यूज करते हैं। देखो बेटा जब गैसेस इक्विलिब्रियम है तो गैसेस इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन की जगह पे पार्शियल प्रेशर यूज किया जाता है। देखो गैसेस इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन की जगह पे क्या यूज करते हैं हम, पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं, ठीक है। देखो हेनरी का लॉ है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पे
partial pressure of gas is directly proportional to molar concentration. बेटा पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसंट्रेशन के। पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मोलर कंसंट्रेशन के है। तो इसका मतलब है अब हम यूज करेंगे मोलर कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर नहीं यूज करेंगे। अब इसकी जगह पे क्या यूज करेंगे? मोलर कंसंट्रेशन की जगह पे पार्शियल प्रेशर को हम यूज करेंगे। उसको कांस्टेंट को हम कहेंगे केपी। उस कांस्टेंट को क्या कहेंगे? केपी कहेंगे। के से मुराद कांस्टेंट है, पी से मुराद है पार्शियल प्रेशर। अब देखो केसी में कंसंट्रेशन यूज करते हैं, मोलर कंसंट्रेशन, इसलिए सब स्क्रिप्ट में सी लिख देते हैं। के नीचे सब स्क्रिप्ट में सी लिखते हैं, सी से मुराद है कंसंट्रेशन। और यहां पे लिखेंगे केपी, पी से मुराद है पार्शियल प्रेशर। अब देखो ए प्लस बी सी प्लस डी। अब ए के मोल ए हैं, बी के मोल बी हैं, सी के मोल सी हैं और डी के मोल डी हैं। तो जो केपी होगा बेटा, केपी क्या कह रहा है? केपी कहता है पार्शियल प्रेशर जो सी का होगा ऊपर जाएगा। बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ द सी ऊपर जाएगा। ये पी सी, पी से मुराद है पार्शियल प्रेशर ऑफ द सी, और उसके मोल्स भी कितने हैं? सी है, वो ऊपर जाएंगे। मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ द डी, और मोल कितने हैं? डी ऊपर जाएंगे, मोल छोटे डी होगा। अपान में क्या आएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, इसके मोल ए हैं, पावर में जाएंगे, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, इसके मोल कितने हैं? बी है, ऊपर जाएंगे। तो बेटा ये है केपी। तो केपी मुराद है, केपी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेटा केपी क्या है? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर गैसेस। किसके लिए बेटा? ये गैसेस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, गैसेस के लिए। इट इज रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट एंड रिटर्न। ये बेटा रेशियो है किसका? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट एंड रिटर्न। पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट एंड रिटर्न का रेशियो है। सपोज करते हैं आपको ये क्वेश्चन दी गई है, N2 गैस प्लस H2 भी गैस, अमोनिया भी गैस है ये, और आपको कहा जाता है भाई इसका केपी लिखो। केपी तो किस तरह लिखेंगे? बेटा पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट का ऊपर जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, पी का मतलब पार्शियल प्रेशर, अमोनिया NH3 ऊपर गया, पावर 2 है इसकी। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, देखो पार्शियल प्रेशर अमोनिया का ऊपर चला गया, ठीक है। पार्शियल प्रेशर अमोनिया का मोल 2 है, पावर में आएंगे। नीचे क्या आएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 क्यूब। अब देखो दूसरी गैस है SO2 प्लस O2, SO3। इसका आप केपी लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट का ऊपर जाएगा, रिएक्टेंट का नीचे आएगा। पार्शियल प्रेशर किसका? SO3, मोल 2 है, नीचे क्या आएगा? पार्शियल प्रेशर
SO2 स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर O2। अब आते हैं यूनिट पे। बेटा पार्शियल प्रेशर का यूनिट आप कोई भी ले सकते हैं, एटमॉस्फेयर में यूज कर सकते हैं, टार में यूज करते हैं, जिसमें लिखें आप लोग, पास्कल में लिखें, जिसमें यूज करें। अच्छा, अगर एटमॉस्फेयर में लिखते हैं तो ऊपर क्या आएगा, एटमॉस्फेयर स्क्वायर आएगा, नीचे क्या आएगा, एटमॉस्फेयर आएगा स्क्वायर इनटू एटमॉस्फेयर, और ये दोनों यूनिट आपस में कट जाएंगे। इसका यूनिट क्या आएगा, पर एटमॉस्फेयर आएगा। अगर इसका यूनिट आप लिखना चाहें बेटा, इसका अमोनिया का, एटमॉस्फेयर स्क्वायर अपन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्यूब, क्या यूनिट आएगा देखो बेटा, इसका यूनिट आएगा, ऊपर एटमॉस्फेयर के ऊपर पावर 2 है, नीचे 4 है, तो यूनिट आएगा इसका एटमॉस्फेयर पावर -2, इसका यूनिट आएगा बेटा। इसका जो यूनिट होगा एटमॉस्फेयर पावर -2 आएगा, क्योंकि होगा 1 एटमॉस्फेयर स्क्वायर होगा, और ये पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। बेटा केपी और केसी का रिलेशनशिप देखो, केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, केपी बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस, जिसमें गैस का पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं, और केसी जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, तो केसी को यूज कर सकते हैं लिक्विड के लिए भी और गैसेस के लिए भी। बेटा केसी यूज हो सकता है लिक्विड के लिए भी, गैस के लिए भी, मगर केपी सिर्फ गैसेस के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो गैसेस जो इक्विलिब्रियम है उनका केपी भी बनेगा, केसी भी होगा। बेटा जो गैसेस इक्विलिब्रियम है, जो गैस वाली इक्विलिब्रियम है, जैसे अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, इनका केपी भी होगा और केसी भी होगा। ठीक है, और इनका दोनों का हमने रिलेशनशिप पढ़ना है, केपी का भी और केसी का भी। तो रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, बेटा केपी और केसी का रिलेशनशिप, तो केपी और केसी का रिलेशनशिप का एक फार्मूला भी है, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी ओवर डेल्टा एन। बेटा फार्मूला देखो क्या है, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी, आर जनरल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, और डेल्टा एन है चेंज इन मोल। और डेल्टा एन कैसे निकालते हैं बेटा, एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट। बेटा प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल माइनस करेंगे, प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये फार्मूला नोट कर दो पहले, केपी बराबर है केसी के इंटू आर टी, आर क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट है, और टी क्या होता है बेटा, टेम्परेचर इन केल्विन, ये टेम्परेचर है केल्विन के अंदर। अच्छा, केस 1, केपी ग्रेटर देन केसी, केपी की वैल्यू केसी से बड़ी होगी,
when moles of product are greater than reactant. जब बेटा प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट से ज्यादा हो, ऐसी इक्वेशन जिसमें प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट से ज्यादा होंगे, ऐसी इक्वेशन जिसमें प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट से ज्यादा होंगे, उसमें केपी की वैल्यू बड़ी आएगी। बेटा ऐसी इक्वेशन जिसमें प्रोडक्ट के मोल देखो रिएक्टेंट से ज्यादा हो, उनमें देखोगे केपी की वैल्यू केपी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी केसी से। इधर देखो NH3 N2 प्लस H2, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट के मोल 4 हैं, इसका 1 मोल, इसके 3 मोल, 4 मोल हो गए। प्रोडक्ट के 4 मोल हैं और वहां रिएक्टेंट के 2 मोल हैं, तो प्रोडक्ट के मोल ज्यादा तो केपी ज्यादा होगा। तो आपको इक्वेशन देकर पूछा जाएगा, एक इक्वेशन देकर आपको पूछा जाएगा कि केपी की वैल्यू बड़ी है, छोटी है या बराबर है। बेटा आपको इक्वेशन दी जाएगी और इक्वेशन देने के बाद पूछा जाएगा कि केपी की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, छोटी होगी या बराबर होगी। तो टाइम हो गया है कंप्लीट, अब पेजेस भी 10 हो गए हैं, ठीक है। अब गुंजाइश भी नहीं आगे पढ़ाने की, तो इंशाल्लाह कल हम आगे पढ़ लेंगे या इवनिंग की क्लास को भी देखते हैं, ठीक है। तो